हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो आज के क्लास में सीखने के लिए मिलेगा जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस में जो एक पार्ट्स है पोषण, इनसे रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव है ये चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, जो कि एग्जाम हॉल में पूछा गया है। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, सबसे पहले ये तो जान लीजिए पौधे में। ठीक है, पौधे में जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आता है। ऑप्शन में दिया कवक में, कवक तो ये गलत हो गया क्योंकि ये मृतजीवी पोषण है। ठीक है, ये नहीं होगा। जंतुओं में ये जीव जंतु क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। धूप से भोजन बनाता है जीव जंतु, क्या मनुष्य धूप से बनाता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हरे पौधे, तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हरे पौधे में ही क्या आता है, पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ये भी 2019 से पूछा गया है। तो ग्लूकोज के एक अणु में, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या था ये जान लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। आपसे पूछ दे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये O है, यही है ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अणु का वो ऑक्सीजन है, बोलिएगा 6 गो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 गो। यदि कार्बन की पूछता तो भी आपका 6 भी होता, ध्यान में है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पढ़िए। कहता है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। आयोडीन प्राप्त उचित मात्रा में हो सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चीनी से तो आयोडीन होगा नहीं उचित मात्रा में। चावल भी आपका होगा नहीं। नमक मेरे भाई उचित मात्रा में ये आयोडीन देता है। जो नमक जो हम लोग यूज करते हैं सब्जी सब बनाने में, तो उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में रहता है। और एक बात और बता देता है, जिसको आयोडीन की कमी हो जाता है उसको घेंघा रोग हो जाता है। कौन रोग, घेंघा रोग हो जाता है, ध्यान में रखना। आपसे पूछ देगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, नमक से। इसलिए जब भी किसी को घेंघा रोग होता है तो उसको क्या चीज का सलाह आता है, नमक, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। याद है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी तो हम बोले प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। और देखिए ये डबल क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा हरे पौधे ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये भाई नेक्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ देखिए। कहता मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है किसका पाचन नहीं करता, प्रोटीन। भाई प्रोटीन का तो पाचन करेगा, ये होगा नहीं। कैसे प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन आपका किस में पाया जाएगा, तो प्रोटीन आपका जो है कि दाल सब में पाया जाता है। जो भी दाल है उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। तो ये क्या मनुष्य दाल खाएगा तो पचाएगा नहीं, बिल्कुल पचाएगा। अच्छा यहाँ सेल्यूलोज है, तो ये सेल्यूलोज का ही पाचन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बी हो जाएगा। क्या भाई, सेल्यूलोज का ही पाचन नहीं करेगा। वसा का तो पाचन कर लेगा। वसा यानी कि तेल वाला चीज है, तो जो तेल वाला चीज समोसा खाता है मनुष्य, तो उसका पाचन होता है कि ना, बिल्कुल होता है। और सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, यानी परजीवी पादप कौन है इसको बता दीजिए। तो बैक्टीरिया क्या परजीवी पादप है, बताइए। परजीवी का मतलब है पराया जीव। परजीवी का अर्थ होता है, परजीवी यानी पराया जीव से जो भोजन करता है उसे परजीवी पादप कहेंगे। जी, पराया जीव से जो भोजन करेंगे उसे परजीवी कहते हैं। लेकिन परजीवी पादप पूछा, पादप मतलब पौधा होता है। क्या होता है, पौधा। तो आपको पराया जीव से भोजन वो करना चाहिए कौन, जो कि पौधा में बताना है। तो ये बैक्टीरिया तो होगा नहीं। और कसकुटा को हम बता देते हिंदी में क्या होता है। कसकुटा को हिंदी में बोलते हैं अमर बेल, ध्यान में रखना, अमर बेल बोलते हैं। तो ये कसकुटा ही होगा मेरे भाई। आप लोग देखे होंगे अमर बेल का ये पौधा पे पीला, ये पौधा पे जो है किस प्रकार से पीला, ये भाई का हाँ ऐसे ये पीला यानी समझिए ना, ये आजा मेरे भाई, ये दिखे नहीं यार। चलिए ये पीला जो है कि पौधा पे जो है क्या होगा, ये जो पौधा होगा पौधा पे पीला जो है कि पीला कलर का बहुत जो है कि लत की तरह रहेगा, लंबा। तो उसी को हम बोलते हैं कसकुटा, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल।
तो ये परजीवी पादप है। पादप में ये पराया जीव है। कशकुटा क्या कहता है? पराया जीव, यानी पौधा उसके लिए पराया जीव है, उससे ये भोजन प्राप्त करता है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? कशकुटा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? यानी मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो लाल ग्रंथि 3 जोड़ा पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। यदि आपको 4 जोड़ा कहीं पे दिख रहा है तो वो गलत होगा, 3 जोड़ा पाया जाता है। संख्या में पूछेगा तो 6। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है बताइए? तो इनामेल है। क्या होगा? इनामेल जो है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। कहता मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो पहला है ऑप्शन प्रोटीन, ये होगा नहीं। प्रोटीन किस में पाया जाता है मेरे भाई? सब्जी में पाया जाएगा। किसमें? सब्जी और फल में क्या आता है ना, प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका पाचन मुख में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन जो है कि मुख में होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? ये छिलका सब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये छिलका, मोटे अनाज का जो छिलका रहता है उस सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान में रखना, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब बाजरा, मक्का, इस समय कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका ही पाचन किस में होता है? मुख में, मुख गुहा में। मुख के गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट वाला का पाचन होने लगता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण क्या करता है? सबसे पहले देखिए, ये क्या करता है? हरे पौधे, ये तो आप जान रहे हैं, हरे पौधे में, पेड़ पौधे में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण की क्रिया आती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हरे पौधे बनाता है, तो हरे पौधे बनाएगा अपना भोजन स्वयं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? पर्णहरित चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए। पर्णहरित यानी क्या चीज़? क्लोरोहरित लवक, है ना, ये चीज़ चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये भी चाहिए। स्वपोषी अपना भोजन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, तभी तो वो भोजन बनाए। तो और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सब चीज़ का जरूरी होता है अपना भोजन, जब ये स्वपोषी पोषण जब अपना भोजन बनाएगा। यानी हरे पौधे, इसके लिए पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो मेरे भाई ऑक्सीजन बाहर किससे निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा। बोलिए कैसे? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र आपको लिखना चाहिए। तो क्या आता है बोलिए? तो 6CO2 प्लस 12H2O एरो, यहाँ पे होगा सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। ये देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, समझे, क्लोरोफिल। फिर आता है एरो, उसके बाद आता है कि C6H12O6, ये छोटा लिख दो, O6 प्लस 6H2O प्लस 6 जन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O मतलब जल होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल का भी चाहिए, ये सब उपस्थिति चाहिए। लेकिन कहता है ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? देखिए पे यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि 6CO2, तो ऑक्सीजन देखिए हाई पावर में जब उत्पाद हुआ तो ग्लूकोज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। उसके बाद ये ग्लूकोज का निर्माण करके H2O यानी H2O यानी ये जल को जो है कि बाहर फेंक दिया उस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या निकल गया? ऑक्सीजन क्या आ गया? बाहर चल गया 6, है ना। तो ऑक्सीजन जिससे 6O2 है ना, ये ऑक्सीजन क्या आ गया आपसे, इससे बाहर चल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या आता है? बाहर चल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता मैग्नीशियम पाया जाता है। ए भाई मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ध्यान में रखना, क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या आता है? हरा होता है। ध्यान में रखना। चलिए अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग। अभी तो हमने बताया क्लोरोफिल के कारण रंग क्या था? हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट देख लेते हैं। कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण, एक कवक का मतलब होता है जो मर गया, मृत जीवी जो मर गया, हम लोग बोलते हैं मर गया।
तो मर गया वो, कवक में पोषण की विधि होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिखे पहला स्वपोषी, ये तो होगा ना। और मृत जीवी यानी मरा जो मर गया, मृत जो जीव जो मर गया उसे कहते हैं मृत जीवी। और कवक में वो कवक वही है, यानी मृत जीवी पोषण का भोजन ये करता है कवक में, ठीक है। तो कवक, तो ध्यान में रख, कवक को इंग्लिश में फफूंद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो सड़ा गला चीज का भोजन, सड़ा गला चीज को पर जो पोषित रहते हैं, आधारित है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें भी मृत जीवी हो जाएगा, उसे भी मृत जीवी। जो सड़ गल गया वो मर ही गया ना, तो वो मृत जीवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मेरे भाई पत्तियों में जो कि गैसों का आदान, ये क्या क्या बन गया, ये पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये पत्ती है, पत्ती के अंदर पाया जाता है छिद्र, छिद्र। ये पत्ती है, ये पत्ती के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा क्या पाया जाता है? छिद्र। और इस छिद्र का नाम है रंध्र। क्या है? इस छिद्र को कहते हैं रंध्र। और यही छिद्र से ना कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो वही तो बोला पौधों में गैसों का आदान, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर है, तो इसका आदान प्रदान किसके कारण होगा? तो हमने बोला पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र रहता है, इस छिद्र का नाम है रंध्र। तो आंसर भी हो जाएगा रंध्र, क्लियर। तो रंध्र के कारण ही गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हुए भी समझ में आ गया। अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। तो मैं आपके लिए ये देखिए प्रश्न कैसा कैसा इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा है। कहता शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये बताइए। तो लाल ग्रंथि तो होगा नहीं, है ना। शरीर की बड़ी ग्रंथि अमाशय, ये भी नहीं हुआ। यकृत आपका करेक्ट हो जाए, यकृत यानी लीवर। लीवर जो है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान में रखना ही बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषी, कहता प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है बताइए? प्रकाश संश्लेषण वाला अंग कौन है मुख्य रूप से? तो हरित लवक। देखिए हरित लवक में ही क्या आता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जो भाग जहाँ भाग हरा रहता है, जहाँ पे वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो इसलिए इसका मुख्य भाग ये अंग कौन हुआ? हरित लवक, ठीक है। ध्यान में रखना, जब हरित लवक होबे नहीं करेगा हरा भाग, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा नहीं, वो पत्ता मर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। कहता प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की यूनिक इकाइयों का मतलब यूनिक क्या है? उसके लिए क्लोरोफिल का अणु चाहिए। क्लोरोफिल जिसमें रहेगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और हरित लवक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये आपका 20 नंबर प्रश्न। कहता जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पोषण, बिल्कुल राइट जवाब, पोषण आएगा। पोषण की क्रिया जो भी खाते पीते उसका पोषण करती है भी आएगा जैव प्रक्रम के अंदर। श्वसन की भी क्रिया होता है, उत्सर्जन भी होता है, यानी कि सभी होगा। राइट आंसर सभी होगा, सिर्फ उत्सर्जन ही नहीं, जनन, प्रजनन, है ना, संवेदन, है ना, वृद्धि विकास, सारा चीज होगा जैव प्रक्रम। कहता निम्न में कौन पोषण की विधि है? ध्यान से देखिएगा। कहता पोषण की कौन विधि है? समझिए, पहला स्वपोषण ये बोल रहा है, दूसरा जाएगा श्वसन, तीसरा परपोषण, चौथा देखो ए और सी दोनों, यानी ये भी और ये भी। तो भाई हम बता देना चाहते हैं कि ए और सी दोनों होगा। कैसे? एक तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें भी पोषण है, इसमें भी पोषण है, इस प्रकार से। एक क्या हुआ कि जानने के लिए कि पोषण यानी भोजन कौन बनाता है? एक भोजन स्वपोषी पोषण बनाता है, नहीं पेड़ पौधा बनाता है ना, जो पेड़ पौधा बनाता है स्वयं भोजन। और एक क्या करता है? परपोषण, यानी कि पराया जीव से ये भी अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये पोषण आपका स्वपोषण हो जाएगा और परपोषण हो जाएगा, ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? तो ऑक्सीजन मुक्त करना है। ये मेरे भाई ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन मुक्त करना, या ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता है, ध्यान में रखना है। देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल का काम बताना क्या? एक है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एक है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, एक है जल अवशोषित करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है कौन? पर्णहरित यानी हरित लवक। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता बता दो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत
मुख्यतः कौन आते हैं, यानी रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है। पहला दिया गया हरे पौधे, दूसरा दिया है कवक, तीसरा हरित बैक्टीरिया, चौथा शैवाल। रसायन बोला तो ये हरे पौधे तो स्वपोषण है, ये रसायन में नहीं आएगा, ये नहीं होगा। कवक भी आपका नहीं होगा, ये तो मृतजीवी पौधे के मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है ना। हरित बैक्टीरिया, राइट आंसर ये हो जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि बैक्टीरिया बोला, अहरित यानी हरा नहीं है, बैक्टीरिया हालांकि हरा नहीं है, तो बोला हरित बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। और सवाल तो एक कोशिकीय जीव है, ये भी नहीं होगा। तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, यानी कि परजीवी पादप का क्या उदाहरण है ये आपको बता देना। तो पहला बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु, फिर दिया है कशकुटा। सबसे पहले जानिए पादप का मतलब होता है पौधा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। तो उसी का उदाहरण परजीवी मतलब पराया जीव से, जो वैसे पौधा का नाम बताओ जो पराया जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो बैक्टीरिया तो पराया जीव होगा नहीं, कवक भी तो ये कवक तो पौधा है नहीं, है ना, कवक तो पौधा है नहीं, विषाणु तो भी होगा नहीं, तो कशकुटा होगा। तो कशकुटा का दूसरा नाम है आपका अमरबेल। अमरबेल ये तो आप जानते हैं, अमरबेल पौधा ऐसे होता है जैसा रेटिन लिखा रहा है ना, पीला पीला करके, ये गाछ के ऊपर जो है लत के तहत बहुत सारा रहता है। तो ये आपका कशकुटा ही हो जाए। कशकुटा का में क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल। ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे 25 से होगा ना। चलिए यहाँ देखिए, कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी प्राकृतिक में ऑक्सीजन कैसे संतुलन होता है। एक दिया गया संयोजन क्रिया, एक दिया गया प्रकाश संश्लेषण, फिर दिया गया अपघटन, फिर दिया गया नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण बनाता है, भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसलिए ना वह ऑक्सीजन का आदान प्रदान यानी संतुलन कौन बनाता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्लियर है। तो चलिए अब तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है। तो आंत्र रस आपका छोटी आंत से स्रावित होगा, बस आंत्र रस छोटी आंत से स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता दो पीत, पीत कहाँ से स्रावित होता है। तो मेरे भाई ये जो पीत है ना, पीत आपका जो है लीवर से स्रावित होता है। किससे, लीवर से। और लीवर को ही हिंदी में बोलते हैं यकृत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत। क्लियर है। ये पीत कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बता पीत, कहता पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन, कहता पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। तो पीत वसा का विखंडन करता है। वसा जो है कि जटिल पदार्थ होता है, वसा जो कि पूरा जटिल रहता है, इसका ये विखंडन कर देता है। क्या कर देता है, खंडित कर देता है। पीत का काम क्या है, वसा को, जो चीज़ हम खाते हैं ना, तेल वाला चीज़ में आपका वसा पाया जाता है। तो तेल वाला चीज़, समोसा, कचरा, मीट, मछली, जो भी चीज़ खाते हैं उसमें वसा पाएगा। तो उसी वसा को क्या करता है, ये पीत का काम क्या है, विखंडित कर देना। क्लियर, ये बीज खंडित कर देता है। और देखिए विखंडित करने के बाद कहाँ जाता है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट 28 यानी 29 सिद्ध होगा ना। देखिए पे कहता है पायसीकरण क्या है। तो देखिए पायसीकरण क्या है, तो वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स रूपांतरण करना, यानी रूपांतरण में परिवर्तित कर देना। तो मेरे भाई हम बता देना चाहता है पायसीकरण, पायसीकरण देखिए ये जो यकृत है, यकृत जो है, तो यकृत यानी लीवर, लीवर क्या करता है, वसा के जटिल, वसा को क्या करता है, वसा को क्या करता है, इसको वसा का पाचन करता है, खंड कर देता है, विखंडन कर देता है। और वे जो विखंडन होता है तो पायसीकरण अब क्या करता है, वही वसा के जटिल जो अणु है, छोटे छोटे कण, उसको सरल ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, बदल देता है। क्लियर है। तो पायसीकरण क्या करता है, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, बदल देता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है। कहता है जठर रस जो कि अम्लीयता जो है ना, अम्लीयता जो है ये किसके कारण होता है, ये बता दो। तो जठर रस की अम्लीयता जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है, जिसको हम बोलते हैं HCl अम्ल, HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, जठर रस की अम्लीयता। जठर रस जो अम्ल होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन क्या होता है। कहता है मृतजीवी जो मर गया, उसका मर गया है जो, उसमें भोजन का पाचन कहाँ होगा।
तो कोशिका के बाहर, राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका के बाहर जो मर गया कोशिका के बाहर, ठीक है। तो जो मर गया ना, मृतजीव पोषण में भोजन का पाचन जब होगा तो कोशिका के बाहर होगा, ये आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। चलिए आइए, तो मृतजीव आप देखिए आगे, देखिए क्या कहता है। कहता अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय से HCl अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल? HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कहता प्रांकुर यानी विलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो विलाई का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ का पाचन, ये दिया गया भोज्य पदार्थ का पाचन, फिर पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, फिर भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, फिर दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रांकुर यानी कि विलाई का कार्य जो है कि पाचित भोज्य पदार्थ का क्या होता है? अवशोषण करता है। जो पच जाता है ना, उसी का क्या करता है? अवशोषण करता है। विलाई जो है कि आपका क्या है? एक अंकुर के तरह, ये ढेर सारा, ये जो कांघी की तरह रहता है, बहुत सारा रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो हम बतला रहे हैं अब, ये आपका पोषण चैप्टर चल रहा है, इनमें से जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो हम क्लियर करके बता रहा हूँ। यदि आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आएगा आपका, जो भी आएगा उसमें से आपका जो है कि छूटेगा ही नहीं, और एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होगा, वो एक्स्ट्रा आप भी मार्क्स दीजिएगा, ध्यान रखना। कहता निष्क्रिय, देखिए कहता निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? तो ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य है। क्लियर है? तो आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पे 35 नंबर होगा, नहीं देखिए यह लाल इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पाचन का उद्देश्य क्या है? तो पाचन का उद्देश्य क्या है? कहता है भोजन के जीवित, कहता है पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों का सरल तत्वों में विखंडन। बहुत अच्छा, ये भी पाचन का उद्देश्य है, जटिल जो है उसको क्या करना? सरल। दूसरा सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, ये भी ठीक है, ये भी सुचारू अवशोषण होना। भोजन से ऊर्जा प्राप्ति, ये भी होना, यानी कि ये भी तीनों, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता भोजन, कहता है सॉरी, देखिए कहता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है उसको क्या कायम कहते हैं, या काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, या फिर चाइल्ड कहते हैं, या फिर कोई नहीं है? तो आंसर नंबर का सी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी चाइल्ड कहते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल्ड कहलाता है। छोटी आंत में जो पच जाता है भोजन उसका नाम क्या है? चाइल्ड। क्लियर है? तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए पे कहता है कि दंत अक्षय क्या है? दंत अक्षरण क्या है? तो दंत अक्षरण क्या? दांत का टूटना है, या डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण है, या फिर दांत की सफाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण करना। दंत अक्षरण यानी दंत का झड़ने का कारण क्या है? इनामेल को क्या कर देना? मृदुकरण यानी मुलायम कर देना, मुलायम कर देना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बताओ दांत के इनामेल का मृदुकरण कैसे होता है? अभी तो मृदुकरण, तो दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। तो जीवाणु कैसे उत्पन्न होता है? तो जो चॉकलेट खाते हैं, क्या खाते हैं? चॉकलेट जो खाते हैं ना, तो चॉकलेट में बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। यही बैक्टीरिया इनामेल, क्या चीज? इनामेल यानी दांत के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसी को क्या कह देता है? मृदुकरण, यानी यहीं पे ये क्या करता है ना, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल, यानी कि छोटे छोटे भोजन का क्या चीज? अणु जो है ये दांत के इनामेल के ऊपरी सतह पर जाकर के बैठ जाता है, और ये क्या कर देता है? दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से क्या आ जाता है? ये दांत के इनामेल को मृदुकरण यानी मुलायम कर देता है। क्लियर है? अगला देखिए, वही क्वेश्चन है, कहता दंत पलाक कैसे बनता है? तो दंत पलाक कैसे बनता है भाई? दंत पलाक यानी कि कोई भोजन खाए, छोटा कण खाए, है ना, भोजन का छोटा छोटा अणु क्या हुआ? ये दांत में जो खोल रहता है इसमें क्या करता है ना? जम जाना, बाहर नहीं निकले, यानी पलक लग जाना। पलक यानी कुंजी यानी वहां से बाहर नहीं लाना, ताला चाबी लग गया, स्टॉप, तो वो इसी को दंत पलाक कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? तो मुंह, देखिए लिखा है मुंह के
खाद्य कणों एवं जीवाणु से, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंह के खाद्य कणों और जीवाणु से जो है कि दंत प्लाक होता है, यहीं पे दंत लगता है। जब दंत प्लाक होने का कारण क्या है, जब खाए वो सही से ब्रश नहीं किया, उनमें से जो बच गया, रह गया, जम गया, तो वो दंत प्लाक कहला जाएगा। क्लियर है। तो आइए लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, देखिए आमाशय जान रहे ना, आमाशय जो है, तो आमाशय, तो कहता है आमाशय में जो कि आपका जो है कि बहुत लंबे समय तक भूखे जो रहता है ना, तो वहाँ आमाशय में एक घाव हो जाता है। मेरे भाई क्या जाता है, घाव हो जाता है, और इसी घाव का नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर। तो बहुत देर तक भूखे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया गया, लंबे समय तक भूखे रहने से। तो लंबे समय तक जो भूखा रहता है उसको पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, आमाशय में लंबे समय तक भूखे रहने से घाव होता है, और इसी घाव का नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 41 में क्या कहता है, कहता है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। तो ए में दिया गया अधिक लंबी, बी में मध्यम, सी में छोटी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। तो हाँ, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, यानी कि अधिक लंबी। तो शाकाहारी जो साग सब्जी खाता है उसमें पूछा, ठीक है। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक लंबी होता है। छोटी आंत अधिक लंबा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते, यानी इसका मतलब किसका पाचन नहीं कर पाता है। तो मनुष्य और कोई मांसाहारी जो मांस मछली खाता है, शेर, बाघ, गिद्ध, ये सब जो मांस मछली खाता है, और मनुष्य, इन ये दोनों ने जो है कि किसका पाचन नहीं कर पाता है। ये पाचन की क्रिया जो, कौन ऐसा चीज़ है जो पाचन नहीं करता। क्या प्रोटीन पचाता है मनुष्य, बोलेगा जी पचाता है, प्रोटीन जो खाते हो वो पचा लेता है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर राइट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये प्रोटीन इसमें पाया जाए, प्रोटीन वाला चीज़ ये पचा देगा, है ना। अच्छा वसा क्या, ये वसा पचाता है मनुष्य, हाँ। तेल वाला चीज़ में वसा पाया जाता है, तेल वाला चीज़ भी खाता है, मीट मछली तो पचा लेता है, ये भी नहीं होगा। एक दिया गया बचा ऑप्शन क्या, एगो डी में बचा, इनमें से सभी तो होगा नहीं, और डी में तो डी भी होगा नहीं क्योंकि सभी दिया गया। बाकी बच गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि यही करेक्ट होगा, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज होगा मेरे भाई, ये जो होगा वो नहीं होगा जो। तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं करता है, क्योंकि सेल्यूलोज आपका पेड़ पौधा आता है, नहीं लकड़ी एक प्रकार से समझे तो लकड़ी। अब बताइए लकड़ी कैसे, मनुष्य लकड़ी खाता है, जब खेबे नहीं करेगा तो पाचन कैसे होगा, है ना। तो पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति बना है, बहुत सारा कोशिका मिल के बना है, ये सेल्यूलोज मिल करके बना है, ये बहुत सारा मोटा कोशिका भित्ति। और जितना लकड़ी का सामान जो चीज़ पेड़ पौधा का बना है उस सब में सेल्यूलोज पाया जाता है। जैसे वस्त्र ले लीजिए, जैसे मान लीजिए वस्त्र ले लीजिए, ये वस्त्र आपका क्या, वस्त्र में सेल्यूलोज पाया जाएगा। कागज का जो भी चीज़ बना है वो आपका सेल्यूलोज का बना है, ध्यान में रखना ये बात को, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता दो इनमें से खोज के बताना स्वपोषी पोषण कौन है। तो बस ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर ए भी दे दिया गया, क्योंकि हरे पौधे ही अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसका उदाहरण बेस्ट है हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। बाकी बात ये सब स्वयं नहीं बनाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए ध्यान से, कहता है कि बताओ पौधे प्रकाश संश्लेषण से किसे बनाते हैं। तो बोलिए पौधा प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, या वसा, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर कोई नहीं। तो मेरे भाई पौधे प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। बोलेगा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पढ़े सर, हम तो ग्लूकोज पढ़े हैं, ग्लूकोज पढ़े हैं। क्या बोलेगा आप तो ग्लूकोज पढ़े हैं। तो मेरे भाई ये ग्लूकोज को ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ध्यान में रखना। और ग्लूकोज को मंड भी कहते हैं, ध्यान में रखना। और ग्लूकोज को कार्बोज भी कहते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ नाम है ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट बोलिए या कार्बोज बोलिए या फिर मंड बोलिए, है ना। तो ये सब आपका क्या है, ग्लूकोज का ही नाम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो वही ग्लूकोज का नाम है कार्बोहाइड्रेट बोलिए, मंड बोलिए, या कार्बन या फिर कार्बोज बोलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, यानी कि हरे पौधे जो है उसमें ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है।
तो हरे पौधे में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होगा? तो हरे पौधे में ऊर्जा कब मिलता है? जब ये ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, तब इसको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। मनुष्य में भी एनर्जी मिलेगा, ग्लूकोज बन जाएगा तो एनर्जी आएगा, है ना। तो ग्लूकोज तो ऑप्शन में देखिए, वसा है, प्रोटीन है, जल है, मंड है। ग्लूकोज तो दिख नहीं रहा है। और याद कीजिए अभी तुरंत हमने बोला कि मंड को भी हम ग्लूकोज कहते हैं, तो आपका ये मंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, यानी प्रकाश का जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी किससे मिलता है? बोले ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एनर्जी किससे मिलता है? बोले ग्लूकोज से। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या आता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हुआ, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो बोलता है कि ऊर्जा किस में बदलता है? तो मेरे भाई पहला दिया यांत्रिक ऊर्जा, फिर दिया गया जल में, फिर दिया रासायनिक ऊर्जा, फिर ग्लूकोज। ये तो ग्लूकोज तो होगा नहीं। बोला ऊर्जा तो ग्लूकोज, बोला प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का ऊर्जा जो है ये किसमें बदल जाता है? तो जब ग्लूकोज बन जाता है तो रासायनिक ऊर्जा हो जाता है, रासायनिक क्रिया होता है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक क्रिया, जैसे ग्लूकोज बन गया, ये ग्लूकोज बन गया, वैसे हो गया रासायनिक ऊर्जा। तो ये प्रकाश का ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कम होगा तो ग्लूकोज बनाएगा, और जब ग्लूकोज बनाएगा तो ये जैसे ग्लूकोज बना ये रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कहता पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे जो नाइट्रोजन जो है, वायु से जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वो कहता है किस रूप में? तो मेरे भाई ये नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये दोनों रूप में जो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान में, नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करेगा? एक नाइट्रेट और एक नाइट्राइट, ये याद रख लेना। ठीक है, तो पौधा नाइट्रेट और नाइट्राइट की मदद से जो है कि नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, बहुत मस्त प्रश्न देखिए। कहता कौन सा जीव, कहता कौन सा जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करता है? कहता भाई आप बता दो कौन ऐसा जीव जो भोजन जो है कि भोजन को जो खंडित करता है वो शरीर के बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया फफूंद, दूसरा में ईस्ट, तीसरा में मशरूम, चौथा में इनमें से सभी। तो हम बता देना चाहते हैं कि फफूंद और ये ईस्ट और ये मशरूम जो है परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी पोषण है। जी हाँ मेरे भाई, अपने से सुना परजीवी पोषण। और जो परजीवी पोषण है वो पराया जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, और जो पराया जीव से भोजन करेगा तो वो आपका जो है कि वो जीव का भोजन, ये उसका विघटन जो है शरीर के बाहर होगा, यानी कि कोशिका के बाहर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि परजीवी पोषण है, पराया जीव से अपना भोजन करता है ना। जो मर गया, सड़ गया, गल गया, मृतजीवी पौधा एक प्रकार से है ना, तो उस जीव से वो सब भोजन ग्रहण करेगा। तो वो करेगा तो वो कोशिका का ये अपना भोजन का विघटन क्या करेगा? शरीर के बाहर ही ना करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता बताओ यह मतलब कौन अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है? यानी कहता है कौन अस्थाई प्रवर्ध की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है? अस्थाई प्रवर्ध की मदद से कौन भोजन करता है? ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, दूसरा अमीबा, तीसरा यूग्लिना और चौथा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। कोई बुक में आपको मिल जाएगा यूग्लिना, जो कि ये गलत है, ध्यान रखना। यूग्लिना भी मिल जाएगा तो ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा ही एक ऐसा जीव है जो कि अस्थायी प्रवर्ध जो है कि मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कुटपाद, ये आपका कुटपाद है ना, अमीबा में पाया जाता है। यह अपना भोजन को क्या करता है, एक चारों ओर से एक प्रकार से घिर के अंदर में भेज देता है, घिर के ना। और ये अस्थायी प्रवर्ध कुटपा, ये अमीबा जो है, अमीबा क्या करता है ना, अमीबा का लक्षण भी देखिए क्या है। अमीबा का लक्षण देखिए क्या है, ये देखिए आपका 50 नंबर में पूछा गया। शरीर की सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। यानी किसके मुख्य लक्षण है? कौन सा का लक्षण है? शरीर की सतह। शरीर की सतह का मतलब है कि बाहरी शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सतह कहते हैं, बाहर का हिस्सा को। तो उसमें पोषण, शोषण और उत्सर्जन भी होता है। किसका लक्षण है?
तो ये अमीबा का ही होगा मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर दिखे 50 का, तो यहाँ पे आपका अमीबा ही होगा। यही शरीर की सतह यानी ऊपर वाला हिस्सा में पोषण होता है, इसका शोषण का भी कम होता है, उत्सर्जन का भी कम होता है, खराब बुरा पदार्थ को बाहर भी फेंक देता है ये शरीर की सतह से। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अमीबा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बताओ एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है। यानी कि एंजाइम जो है ना, इसका भूमिका हमारे शरीर पर किस रूप में होता है ये बता दो। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन हार्मोन्स, जैव उत्प्रेरक, ए बी दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक। क्या कहता है, जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या है, बढ़ाना, क्या कर देना, बढ़ा देना, है ना। रसायन एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है कि रासायनिक गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तेज कर देता है। ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बता लार एमिलेस का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए जटिल वसा को खंडित करना, ऑप्शन नंबर बी जटिल प्रोटीन को खंडित करना, ऑप्शन नंबर सी जटिल मंड अणु को शर्करा ये शर्करा में खंडित करना, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, लार एमिलेस का कार्य बोलता है। तो लार वाला एमिलेस का कार्य है मेरे भाई कि जटिल मंड मतलब ग्लूकोज है ना, मंड अणु को शर्करा में बदलना, यानी कि ग्लूकोज को शर्करा में खंडित करना यानी तोड़ देना। ठीक है, शर्करा में क्या कर देना, तोड़ देना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है। तो बताइए कि ये क्रमाकुंचन गति आखिर पाई जाती है क्या। तो क्रमाकुंचन आखिर है क्या। देखिए आप लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो आहार नली में जाता है, भोजन कहाँ जाता है, आहार नली में जाता है। कहाँ पे भोजन, आहार नली में। तो ये भोजन जो आहार नली में जैसे जैसे कोई चीज़ खाएं तो आहार नली में गया, तो आहार का नली जो है ना, ये जैसे मान लेते इतना बड़ा नली है पहले से, जैसे भोजन का नली फूल जाता है, नली क्या आ जाएगा, फूल जाएगा, यानी कि फैल जाएगा, फैल जाएगा। ये जो नली फैल गया ना, नली के फैलने की क्रिया ही क्रमाकुंचन कहलाता है। तो वो नली को हम क्या बोलते हैं, आहार नली। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आहार नली। क्लियर है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है बता दो आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो आमाशय का जो पिछला भाग होता है ना, वो पाइलोरिक कहलाता है, कार्डियक नहीं कहलाता है, ना फुंडिक कहलाता है ना, और ना पैरोटिक कहलाता है, कहलाएगा क्या, पाइलोरिक। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बता दो आमाशय के जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है ये बोला। तो एक दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर दिया गया श्लेष्मा, फिर दिया गया पेप्सिनोजेन, फिर दिया गया सभी। तो आमाशय के जठर रस में ये सब चीज़ पाया जाएगा। HCl अम्ल को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल पाया जाएगा, श्लेष्मा पाया जाएगा, पेप्सिनोजेन पाया जाएगा, यानी सब पाया जाएगा आमाशय के जठर रस में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो आमाशय के जठर रस में सभी पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या दे दिए, ये भाई क्या आगे हट जा मेरे भाई। कहता है आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है। यानी कि आमाशय की ग्रंथि से जब अत्यधिक अम्ल, यानी कि अत्यधिक जब अम्ल स्राव होने, अत्यधिक एसिड जब निकलने लगेगा तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया श्लेष्मा का स्राव घटेगा, ऑप्शन नंबर पी पेप्टिक अल्सर होता है, ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे समझिए पहले आमाशय का जब अत्यधिक स्राव होता है क्या। तो जब आमाशय में अत्यधिक अम्लीय का स्राव होगा तब क्या होगा ना, ये श्लेष्मा जो है कि श्लेष्मा का जो है कि स्राव घटेगा। श्लेष्मा का स्राव क्या होगा, घटता हुआ नजर दिखाई देगा। और जैसे श्लेष्मा का स्राव घटेगा वैसे आपका आमाशय यानी पेट, आमाशय को बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं पेट। तो वैसे पेट में घाव बन जाता है, क्या बन जाता है, घाव। और जब ये घाव बनता है तो इस घाव का नाम होता है पेप्टिक अल्सर। कहता है पेप्टिक अल्सर, ये एक घाव हो जाता है। तो यहाँ पे जब अत्यधिक अम्लीय स्राव होगा तो श्लेष्मा का स्राव घटेगा और एक घाव होगा, घाव का नाम है पेप्टिक अल्सर। तो ऑप्शन नंबर में क्या दे, ए में दिया गया श्लेष्मा का स्राव घटता है, ये भी होगा। फिर बी में दिया गया पेप्टिक अल्सर होता है, ये भी सही होगा। यानी ए में सी में दिया ए बी दोनों, तो आपका ए बी दोनों हो जाएगा। यानी कि
श्लेष्मा का स्राव घटेगा और पेप्टिक अल्सर होता है। और पेप्टिक अल्सर एक तरह से क्या और तरह से होता है कि अब ज़्यादा दिन तक भूखा रह जाइएगा, लंबे समय तक भूखा रहिएगा तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। अमाशय पेट में एक होगा, पेट में हो जाएगा घाव और घाव का ही नाम हो जाएगा पेप्टिक अल्सर तुमको हो गया। अच्छा, श्लेष्मा का काम क्या है? श्लेष्मा का काम क्या है? जैसे कि हम रोड में चल रहे हैं, गाड़ी मोटर का धूल, गाड़ी मोटर भी चल रहा है, वहाँ से धूल, वहाँ से क्या धूल जो उड़ता है, धूल कण जो उड़ता है तो हमारे नाक में घुस जाते हैं, नाक में घुस जाते हैं। तो नाक में घुसते तो नाक में वो धूल फेफड़ा तक जाने का प्रयास करता है, कब है फेफड़ा में पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन ये श्लेष्मा क्या करता है मेरे भाई, वो धूल को फेफड़ा तक पहुंचने नहीं देता है, ध्यान में रखना, इस फेफड़ा तक पहुंचने ही नहीं देता है धूल कण को, वो रोकता है, ये एक प्रकार से झिल्ली नुमा है, ठीक है। तो ये भी आप जान गए, श्लेष्मा भी थोड़ा सा। अगला देखिए क्या कहता है, तो अगला निकल जा भाई क्या है ना, देखिए पे कहते हैं यह भोजन, या मतलब कौन, या मतलब कौन भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो बताओ कौन भोजन को के जो है, जब भोजन जब करते हैं उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु रहता है उसको खत्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्लेष्मा। श्लेष्मा का काल तो हमने बताया, ये तो फेफड़ा में धूल कण जाने से रोकता है। ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी पेप्टोन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl भाई, HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने से बचाता है। और HCl अम्ल कहाँ पे रहता है, पेट में, पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय में, ये भी ध्यान में रखना, अमाशय, ये सब ध्यान में रखना, छोटा छोटा बात मेरे भाई, है ना। अगला दिखे क्या कहता है, कहता बता प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ होता है। तो प्रोटीन पूछ दिया, प्रोटीन ध्यान में रखना, प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय में ही होता है, अमाशय में पाचना शुरू हो जाता है। ये अमाशय आपका राइट आंसर है, यानी पेट में पचना प्रोटीन का क्या जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बताओ पाचन की क्रिया, पाचन की जो क्रिया आता है पूर्ण कहाँ हो जाता है। तो पाचन की क्रिया यानी पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पच जाता है, पूर्ण रूप से पाचन कहाँ आता है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है। और जैसे इस पूर्ण रूप से पचता है ना, तो इस भोजन जैसे पूर्ण रूप से पच गया ना, वैसे उस भोजन का नाम हो जाता है चाइल, उस भोजन का तब नाम क्या जाता है, चाइल। तो कोई भी भोजन यदि पच जाता है पूर्ण रूप से तो उसका नाम क्या होगा, चाइल। तो आपसे पूछ देगा पूर्ण रूप से पचित भोजन को क्या कहते हैं, तो चाइल कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अच्छा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि बताओ छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। यानी छोटी आंत की दीवार में जो भी पाएगा ग्रंथि, उसका जो बहेगा उसको क्या कहेंगे। तो पहला आंत रस कहते हैं उसको, क्या छोटी आंत की दीवार पे पाए जाने वाले ग्रंथि को आंत रस। दूसरा जठर रस कहते हैं क्या, तीसरा सक्कस एंटेरिक्स कहते हैं क्या, चौथा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं, ये सभी, यानी कि आंत्र रस भी कह देंगे, जठर रस भी कह, क्योंकि एक दूसरे से सब क्या है, ज्वाइंट है ना मेरे भाई, इसलिए सक्कस एंटेरिक्स भी कह देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 61 में। कहता मनुष्य के मुख गुहा, मुंह जो है ना जब भोजन को चबाते भाई वो मुख गुहा, कहता मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन में बोलता है 4, 1, 2, 3। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता है, ध्यान में रखना, लाल ग्रंथि 3 जोड़ा पाया जाता है। और यदि आपसे संख्या में पूछ 6 बताना है, कितना बताना है, 6, जोड़ा में 3, संख्या में 6, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया पाइलोरिक, बी में कार्डियक, सी में फुंडिक और डी में एपिग्लॉटिस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया पाइलोरिक। पाइलोरिक आपका पिछला भाग है, कौन सा भाग है, पिछला भाग है, ध्यान में रखना है, पाइलोरिक तो होगा नहीं। हाँ अच्छा कार्डियक, कार्डियक ही आपका को क्या है, आगे का भाग क्या है, कार्डियक, यानी अमाशय को कहते हैं पेट, ध्यान में रखना। तो पेट का आगे वाला भाग को का नाम क्या है, कार्डियक, और पिछला पूछे तो पाइलोरिक, जैसा कि हमने पहले बतलाया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता भाई बताओ, कहता है कि बताओ मुख गुहा का पिछला भाग क्या है। अब यहाँ पे मुख गुहा का पिछला भाग बताना है, यानी कि मुख गुहा का पिछला भाग बताना है। यह मुख है तो इसका पिछला भाग क्या कहलाता है, तो यहाँ का भाग क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ग्रसनी। क्या कहलाएगा, ग्रसनी। ग्रासनली नहीं होगा, ग्रहणी नहीं होगा और आग्नेयाशय नहीं होगा, होगा क्या चीज, ग्रसनी, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
आगे देखिए क्या कहता है, कहता ए भाई हट जा, कहता है बताइए कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ जो है ना, जड़ जो है, तो यहाँ पे जोड़ा पर जो है क्या पाई जाती है, एक छोटी सी नलीनुमा पाई जाती है, उसका नाम क्या है बता दो। ऑप्शन ए में दिया गया सीकम, 2 में रेक्टम, 3 में कोलन और डी में दिया है अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकम। क्या होगा सीकम। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ, सीकम क्या है। सीकम तो देखिए छोटी हाथ और बड़ी हाथ के जोड़ पर पाया जाता है, और ये जोड़ मान लीजिए छोटी हाथ और बड़ी हाथ का ये जोड़ है, इस जोड़ पर पाया जाएगा सीकम। और सीकम से सटा हुआ आपका जो है कि 13 सेंटीमीटर लंबी, कितना 13 सेंटीमीटर लंबी एक जो है कि नली जाता है, उंगली नुमा नली जाता है, और जो है कि ऊपर का सिरा जिसका बंद होता है, ध्यान में रखना है, और उसका नाम है अपेंडिक्स। ध्यान ये अपेंडिक्स है, ध्यान में रखना ये बात को, ठीक है। आगे जो कि पढ़ने के लिए हमको मिलेगा, लेकिन अभी आपका आंसर ये वाला आ जाएगा सीकम, जो कि छोटी हाथ और बड़ी हाथ के जोड़े पर पाई जाती, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, तो आ जाओ देखिए यहाँ पे कहता बताओ छोटी हाथ के भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका आती है। कौन सा जूस का भूमिका आता है छोटी हाथ में, जो भोजन का जो पाचन होता है किसका भूमिका आता है ये बता दो। बोला कौन सा रस, बोला पित्त रस की, या फिर अग्न्याशयी रस की, या फिर आंत्र रस की, या फिर इनमें से सभी। तो हम बता देना चाहते हैं कि इनमें से जो कि सभी होगा। क्यों भाई, छोटी हाथ में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से सब पच जाता है, भोजन सब पच जाता है छोटी हाथ में। तो छोटी हाथ देखिए आमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, इन सभी का जो रस जो बहा करके आएगा तो सब कहाँ पे हो जाएगा, छोटी हाथ में जाकर पूर्ण हो जाता है पाचन। तो यहाँ पे बहन कहता है छोटी हाथ में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका है। तो जब भोजन का पचाता है तो पित्त रस भी चाहिए, अग्न्याशयी रस का भी कम है, आंत्र रस का भी कम है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बता अमाशय में अधपचे, यानी अमाशय में अधपचे यानी लई की तरह बन जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है अमाशय में बता दो अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। तो अमाशय में अधपचा भोजन पूछा, तो अमाशय में अधपचा भोजन कायम कहलाएगा, यानी कि चाइल नहीं, ये चाइल कहलाएगा छोटी हाथ में। छोटी हाथ में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है तो उसमें उसका नाम हो जाए, जैसे पूर्ण रूप से 50 का नाम चाइल हो गया। लेकिन पूछा आपका अमाशय में, तो अमाशय में हो जाएगा आपका काइम हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काइलोमाइक्रॉन नहीं होगा, नहीं इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर राइट होगा बी नंबर, ठीक है। तो चाइल कब होगा मेरे भाई, छोटी हाथ में पूछे तो चाइल, और अमाशय में पूछे तो एक काइम, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बताओ ग्लूकोज का निर्माण होता है। कहता ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है, किस अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पहला है हिल्स में क्या, ये हिल्स अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होगा। ऑप्शन है बी, कहता अप्रकाशिक अभिक्रिया में, या फिर क्रेव अभिक्रिया में, या फिर ग्लाइकोलिसिस के समय कब जो है कि ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस अभिक्रिया में होता है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। क्या प्रकाशिक नहीं, अप्रकाशित, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक आंतीय कोशिका में बोला लगभग कितने विलाई होते हैं, कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2000 विलाई, फिर दिया गया बी में 1000 विलाई, सी में दिया गया 3000 विलाई, डी में दिया गया 4000 विलाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3000 विलाई, यानी कि प्रति एक कोशिका में, एक अंतीय कोशिका में जो है 3000 विलाई पाया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बताइए मतलब कहता है बता आहार नाल का कौन सबसे लंबा भाग है, कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया क्षुद्रांत है ना, यानी छोटी हाथ इसको बोलते हैं, और वृहदंत यानी बड़ी हाथ, अमाशय और इनमें से कोई नहीं। तो आहार नाल जहाँ से भोजन आता है ना, उस नली में कहता सबसे लंबा भाग क्या है। तो सबसे लंबा जो है कि छोटी हाथ है। क्या है, सब आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी हाथ यानी क्षुद्रांत, ध्यान में रखना, क्षुद्रांत छोटी हाथ जो है कि सबसे लंबा, क्योंकि इसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर लंबा होता है। ये जो है ना इसका आहार नाल की जो ये जो लंबाई, ये जो इस प्रकार से डोरी जो बना रहता है ना, ये जो है ये इस प्रकार का जो बना रहता है, इसका लंबाई 6 मीटर है, और इसका चौड़ाई की बात करें तो 2.5
सेंटीमीटर है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। किसका? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई पूछे तो 6 मीटर, चौड़ाई पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता क्षुद्रांत। भाई क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत का काम क्या है? अब बता, छोटी आंत का काम पूछ दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। पहला कहता है सिर्फ वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा कहता है सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तीसरा कहता है कार्बोहाइड्रेट को वसा एवं कहता क्या चीज एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन होते हैं। ये सब डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाई छोटी आंत, भाई क्षुद्रांत यानी सबसे छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, पूरा भोजन पच जाता है। तो बोलता है कि बताओ इन्हें क्या कम करता हो? तो छोटी, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाएगा। जो देखो कुछ पाचन आपका मुंह में कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का पाचन होता है आपका लाइपेज में। किसमें? लाइपेज भी ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में। लाइपेज, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ प्रोटीन कुछ ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन इन सभी जो बच उच करके आ जाता है छोटी आंत, तो इस क्षुद्रांत का काम क्या है? इन सभी का पचाना। जो बच गया, बचा खुचा जो रहा, उन सभी को कौन पचाता है? छोटी आंत। तो सारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सभी का पाचन छोटी आंत करता है। ठीक है, ध्यान में रहना। अच्छा ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? मोटे अनाज में, ये भी ध्यान रखें। वसा किस में पाया जाता है? तेल वाला सामान में। और प्रोटीन तो फल सब्जी में है ना। तो ध्यान में रखना, ये सब थोड़ा छोटा बात है। आगे देखिए, छोटी आंत का पहला भाग। हे भाई, छोटी आंत का बोला पहला भाग बता दो। छोटी आंत का पहला भाग, पहला भाग। तो मुख गुहा का पहला भाग अपने अभी क्या पढ़ा? पिछला भाग क्या पढ़ा? ग्रसनी पढ़ा। क्या पढ़ा? ग्रसनी। ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे छोटी आंत का पूछा पहला भाग। तो जेजुनम नहीं, जेजुनम है ऑप्शन बी में दिया गया ग्रहणी, सी में इलियम और डी में पाइलोरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रहणी। तो छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ग्रहणी। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की ये चौड़ाई बोले 2.4 सेंटीमीटर। क्या क्या काम है इसका? तो सारा बता दिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का क्या करता है? पाचन पूर्ण रूप से करता है। अच्छा ये भी पूछ दे छोटी आंत से रिलेटेड, बोलेगा कि कहाँ पे सब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है? पूछ देगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो पाचन की क्रिया भी छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए ये सब थोड़ा आपको जो है कि लर्न हो गया होगा। आगे देखिए क्या कहता है। कहता बताओ कि अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? यानी अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया यकृत से स्रावित पित्तरस, बी में दिया अग्न्याशयी रस, अमाशय का जठर रस। तो मेरे भाई यकृत से पित्तरस निकलता है, ये बात ध्यान रखना है। और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, अमाशय से जठर रस निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा अमाशय से आने वाले, अमाशय मतलब पेट, इसका नाम क्या है? पेट। तो पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो क्षार में आपका बदलता है यकृत से स्रावित पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? अम्लीय को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। ये पित्तरस कहाँ निकलता है? यकृत यानी लीवर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। कहता बताओ कि अग्न्याशिक रस में पाया जाता है। भाई अग्न्याशिक रस में क्या पाया जाता है? यानी अग्न्याशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? ये पूछा। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा एमाइलेज और चौथा इनमें सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अग्न्याशिक रस में जो है कि सब पाया जाएगा, इनमें से सभी। क्यों भाई? अग्न्याशिक रस में ट्रिप्सिन भी पाया जाएगा, लाइपेज भी पाया जाएगा, एमाइलेज, और इन सभी का अलग अलग काम है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। यानी कि सब का जो है अलग अलग काम करता है। ठीक है, जो आगे भी पढ़ेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर 73 का डी। ठीक है, आगे आइए। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थित दीर्घरोम। छोटी आंत में दीर्घरोम है, ध्यान में रखना। छोटी आंत के दीवार पे क्या पाया जाता है? याद रखना, आप उसे दीर्घोती भी पूछ देगा, है ना। तो छोटी आंत के दीवार पे दीर्घरोम। तो कहता है दीर्घरोम का क्या काम है? भाई दीर्घरोम का काम बता, अभी दिखेगा, ध्यान समझिए। पहला क्या दिया गया? कहता अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, दूसरा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, तीसरा अवशोषण अवरुद्ध करना, यानी कुछ ना वृद्धि घटना बढ़ना कुछ नहीं, एकदम सिंपल। और इसमें से नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता भाई
कि इसका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा करेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि देखिए अवशोषण जो देखो अवशोषण किसे कहते हैं हमने आपको शुरू में बतलाया। तो अवशोषण किसे कहते हैं हमने बताया, जो पच उच गया भोजन जिसका अवशोषित कर लिया, पचा उचा भोजन को क्या करना है अवशोषित करना, उसे अवशोषण कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल को बढ़ाता। अगला देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या? अभी हमने बताया प्रोटीन का पाचन करना, बताया ना, देखिए 2021 में पूछा गया। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। आगे देखिए कहता है बताओ लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो लाइपेज एंजाइम अभी तो हम बोले वसा वाला काम करता है। तो ये वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा को वसा अम्ल यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ये वसा को। तो पूछ देगा वसा का पाचन किस में होता है? कौन सा बोलेगा कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज बोलना। लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? वसा का पाचन करना, क्योंकि ये बदल देना नहीं पाचन कर लेना, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या दिया गया, कहता है कि बताओ बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? दिया गया कोलन, मलाशय, सीकम, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी आंत का पिछला भाग आपका मलाशय कहलाएगा, ध्यान में रखना क्या चीज? मलाशय, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख क्या कहता है 78 में, कहता मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है। नहीं, मनुष्य के आहार नाल में कौन अवशोषी अंग है? अवशोषी में खराब अंग कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया सीकम, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के आहार नाल में यह कहता है कि कौन सा अवशोषी अंग है? तो ये अवशोषी यानी खराब अंग, अवशोषी अंग है तो आपका अपेंडिक्स है। बोलिए कैसे भाई? अपेंडिक्स हमने पहले आपको बताया कि जो सीकम देख रहे हैं, सीकम क्या करता है? छोटी हाथ और बड़ी हाथ के ज्वाइंट पे पाया जाता है, जोड़े पे बीच पे है ना। इसी के सीकम से सटा हुआ 13 सेंटीमीटर हमने अभी तुरंत बताया 13 सेंटीमीटर लंबा रहता है, नलीनुमा उंगली के समान बना हुआ, जो ऊपर का सिरा बंद रहता है। क्या रहता है ऊपर का सिरा? ये देखिए बंद रहता है, और इसी को हम कहते हैं अपेंडिक्स। यही मनुष्य के आहार नाल में यह एक जो कि अवशोषी अंग है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, कहता बता अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा? यानी कि अमीबा में भोजन का कहता है कि बता दो कि अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये अमीबा सपोर्टेड मोनियन, यहाँ पे भोजन है तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी ओर घेर लेता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण आपका कुटपाद के द्वारा होता है। तो कुटपाद पूछ देगा किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण किस में होता है? कुटपाद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए भाई पूछ दिया गया कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो बताना आपको लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, बी में दिया गया पेप्सिन, सी में दिया गया टाइलिन, डी में दिया गया काइमोट्रिप्सिन। तो आपका जो कि लार वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए इसमें क्या कहता है? कहता है ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? यानी जो ग्रासनी है ये ग्रासनली, कौन सा छिद्र ग्रासनली का जो कि वो जुड़ा हुआ है? पहला कंठ द्वार, फिर दिया गया निगल द्वार, फिर मल द्वार, फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? तो राइट होगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा, यानी निगल द्वार द्वारा जो है कि ये ग्रासनी जो है ग्रासनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? तो वो निगल द्वार एक छिद्र होता है, इसके द्वारा वो जुड़ा रहता है। तो चलिए देखिए 83 में कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? तो पहला विलेन, दूसरा बिलरुबिन, तीसरा दिया बिलवर्डिन और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जानिए कि पित्त रस जो है कि एंजाइम के श्रेणी में नहीं आते। ध्यान में, पित्त रस एंजाइम के श्रेणी में नहीं आते। ये तो क्या आता है ना, गहरे और हरे रंग के होते हैं। ये क्या आता है मेरे भाई? गहरा और हरे रंग का आता है, एक क्षारीय द्रव है। तो ये जो है कि पित्त रस जो है कि एंजाइम के श्रेणी में नहीं आएगा, तो इसमें तो कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा। तो ध्यान में रखना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बताओ कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया क्या? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन ये जो है कि कुटपाद द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। ये अपना मुंह जो है कि अपने इधर जो है
कि जहाँ जिधर भोजन देखेगा वो अपना कुटपात क्या करेगा, अपना मुंह जो क्या कर देगा, खोल करके धीरे धीरे घिंच लेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, तो ये भाई पेज खोले जाओ। हाँ देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कहता है कौन सा एंजाइम है जो कि वसा पर काम करता है। तो वसा पर काम करता है, पहला पेप्सिन, फिर दिया गया ट्रिप्सिन, फिर दिया गया लाइपेज, फिर दिया गया एमाइलेज। तो वसा का पाचन करता है एमाइलेज, तो वसा पर क्रिया कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो एमाइलेज ही ना वसा पर क्रिया करता है। अब तो वसा का पाचन कौन करता है, एमाइलेज। हाँ ये भाई लाइपेज, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या आता है, वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देना। कौन सा, वसीय अम्ल में तोड़ करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देना, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, खंडित कर देता है। वसीय अम्ल का वही काम है, क्रिया क्या करता है, ये वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है वसा को और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। किसकी उपस्थिति में, लाइपेज की उपस्थिति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता बता जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया उपचयन, बी में अपचयन, सी में संक्षारण, डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। तो भाई जब भी किसी समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पे उपचयन की क्रिया होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। ध्यान में रखना ये चीज़, ये पूछा गया 2020 में। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता बताओ एम्ल का पीएच मान क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। तो एम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम कुछ भी हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 4 आ जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी आ जाए दशमलव में, लेकिन 7 से कम अम्ल का पीएच मान और 7 से अधिक किसका होगा, क्षारीय का, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अम्ल का 7 से कम और ये सही, क्षार का 7 से अधिक। 7 से अधिक मतलब हो गया 7.5 हो जाए, 8 हो जाए, 4 हो जाए, कोई 4 नहीं यानी 12 हो जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 से अधिक होगा। तो अम्ल का 7 से कम, यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए देखिए कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, यानी सबसे अंतिम में ऊर्जा, सबसे अंत में जो कि ऊर्जा कौन चाहिए, क्या चाहिए। पहला दिया ग्रह, दूसरा चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर कोयला। तो सबसे ऊर्जा जो का अंतिम स्रोत आपका सूर्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है, आगे देखिए क्या कहता है, आपका दिया गया है, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी C2H5OH, बी में दिया गया C6H6O6, सी में दिया गया C6H12O6, डी में दिया गया C6H6। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बताओ अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होगा, तो अंतर्ग्रहण में होगा। कहाँ होगा, अंतर्ग्रहण। तो आपका शाकाहारी नहीं होगा, अंतर्ग्रहण सही होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, स्वपोषी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ध्यान में, क्लोरोफिल का दूसरा नाम पर्णहरित भी है। तो जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधे का रंग हरा नहीं होगा, वो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, 2 में तंत्रिका, सी में मुख, डी में स्पर्शक। तो हाइड्रा में आपका जो है कि स्पर्शक पाया जाता है। और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रा किस में पाया जाता है, यदि किस में लगा दे कि बोले देख हाइड्रा किस में पाया जाता है, तो उस समय आपका जल हो जाएगा। ठीक है। या पूछ दे हाइड्रा पाया जाता है, तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, जल में। लेकिन यहाँ पूछा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो ये हो जाएगा स्पर्शक। ठीक है। कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। तो न्यूक्लियस का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ध्यान में रखना। तो केंद्रक शब्द किनके द्वारा दी गई, तो केंद्रक शब्द आपका जगह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक शब्द दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, कहता प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए में रॉबर्टसन, बी में ब्राउन, सी में डार्विन और डी में रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि बताओ पौधों और
पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पौधा और पशु के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता? ए में आनुवांशिकी, बी में कोशिका विज्ञान, सी में साइटोजेनेटिक्स, डी में उत्तक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये भाई क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए कहता है कि फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? तो फैटी मतलब वसा, फैटी मतलब वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रक्त द्वारा, बी में पानी द्वारा, सी में किसी के द्वारा नहीं यानी ए बी दोनों द्वारा, डी में दिए गए ये वसीकाग्र द्वारा यानी वसीय अम्ल यानी वसीकाग्र द्वारा। तो यहाँ पे वसीकाग्र का काम क्या है? फैटी यानी कि वसा और ग्लिसरॉल में बदल देना, अवशोषण कर लेना। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों टोटल जो पोषण चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इनमें से टोटल 96 क्वेश्चन जो कि बन रहा था, जो कि हमने आपको बतला दिया और आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। नेक्स्ट दिन जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनमें से जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव निकलेगा टोटल हम बताने का भरसक प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।